हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल फ्लाई हाई लर्निंग। फ्रेंड्स, आज डेट है 24 अप्रैल 2020 और इस डिस्कशन में हम लोग द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस और पीआईबी के आर्टिकल को एमसीक्यू के फॉर्मेट में डिस्कस करेंगे। तो आइए अपना डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। फर्स्ट स्टेटमेंट इज लॉर्ड मिंटो शिफ्ट द कैपिटल ऑफ इंडिया फ्रॉम कलकत्ता टू दिल्ली इन 1911। मतलब 1911 ईस्वी में लॉर्ड मिंटो ने भारत की राजधानी को कलकत्ता से दिल्ली शिफ्ट किया। सेकेंड है, द सेंट्रल विस्टा हाउस, राष्ट्रपति भवन, पार्लियामेंट हाउस, सेक्रेटेरिएट एंड इंडिया गेट। तो राष्ट्रीय विस्टा हाउस में कौन कौन से इंक्लूड है? राष्ट्रपति भवन, पार्लियामेंट हाउस, सेक्रेटेरिएट एंड इंडिया गेट। एंड थर्ड है, राष्ट्रपति भवन वाज डिजाइंड बाय हर्बर्ट ब्रेकर। कौन सा स्टेटमेंट इसमें से करेक्ट नहीं है? योर ऑप्शंस आर ए 1 and 3 only, बी 2 and 3 only, सी 3 only एंड डी 1, 2 and 3। ठीक है, तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए 1 and 3 only। क्योंकि जो भारत की राजधानी को कलकत्ता से दिल्ली शिफ्ट किया था किंग जॉर्ज पंचम ने 1911 में, जब सेकेंड दिल्ली दरबार का आयोजन किया गया था। तो और उसके बाद में राष्ट्रपति भवन को डिजाइन करने का श्रेय एडवर्ड लुटियन को है, ना कि हर्बर्ट ब्रेकर को। ठीक है, तो इसीलिए ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। सेकेंड स्टेटमेंट है, विथ रेफरेंस टू द क्लासिकल स्वाइन फीवर कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। तो क्लासिकल स्वाइन फीवर के बारे में कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? फर्स्ट है, इट इज़ अ वायरल डिजीज दैट कैन अफेक्ट डोमेस्टिक एंड वाइल्ड स्वाइन एज वेल एज ह्यूमन। तो ये एक वायरल डिजीज है जो डोमेस्टिक एंड वाइल्ड स्वाइन दोनों को इफेक्ट करता है, साथ ही साथ ये ह्यूमन बींग को भी इफेक्ट करता है। सेकेंड है, देयर इज नो ट्रीटमेंट अवेलेबल बट इट कैन बी प्रिवेंटेड बाई टाइमली वैक्सीनेशन। इसके लिए कोई सी भी दवा उपलब्ध नहीं है, लेकिन समय समय पर प्रिवेंट करके इसको रोका जा सकता है। तो कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? योर ऑप्शंस आर ए 1 only, बी 2 only, सी बोथ 1 and 2 एंड डी नीदर 1 nor 2। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी 2 only। पहला स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि ये ह्यूमन में ट्रांसमिट नहीं होता है, ये ह्यूमन को ट्रांसमिट नहीं करता है। तो क्लासिकल स्वाइन फीवर जो होता है वायरल डिजीज है जो सिर्फ इफेक्ट करता है पिग्स को, ना कि ह्यूमन को। ठीक है, इसको याद रखिएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। थर्ड क्वेश्चन है, विथ रेफरेंस टू एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस स्कीम कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। तो एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस स्कीम में कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? फर्स्ट है, इट प्रोवाइड्स सोशियो इकोनॉमिक प्रोटेक्शन टू द वर्कर पॉपुलेशन। यह जो है आर्थिक और सामाजिक रूप से संरक्षित लोगों को, वर्कर पॉपुलेशन को संरक्षित करता है। सेकेंड है, द स्कीम इज फाइनेंस्ड बाय कंट्रीब्यूशन फ्रॉम एम्प्लॉय ओनली। ये जो है सिर्फ मतलब एम्प्लॉय होते हैं यानी नियोक्ता, तो उनकी तरफ से इसमें फाइनेंशियली कंट्रीब्यूट किया जाता है। एंड थर्ड है, इट इज़ मैंडेटरी फॉर ऑल एम्प्लॉयज अंडर द स्कीम टू कंट्रीब्यूट। और तीसरा स्टेटमेंट ये कहता है कि जितने भी एम्प्लॉय इसके अंतर्गत होते हैं उन सब को रजिस्टर्ड होते हैं, जो भी एम्प्लॉय इसके अंतर्गत रजिस्टर्ड होते हैं उन सबको इसमें योगदान देना, कंट्रीब्यूटरी करना वो मैंडेटरी होता है, आवश्यक होता है। कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? योर ऑप्शंस आर ए 1 only, बी 1 and 2 only, सी 2 and 3 only एंड डी 1, 2 and 3। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए 1 only। ठीक है, तो पहला स्टेटमेंट सही है। जो ESI है वो फाइनेंस किया जाता है एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर्स दोनों के द्वारा, यानी नियोजक और नियोक्ता दोनों इसमें पार्टी कंट्रीब्यूट करते हैं। जो जिन एम्प्लॉय की जो अर्निंग है, जो पर डे 137 रुपीज़ से कम कमाते हैं, उनको इसमें छूट दी गई है। वो इसमें अपना कंट्रीब्यूशन नहीं भी करेंगे तब भी जो नियोजक है वो उसके लिए कंट्रीब्यूट करेगा। फोर्थ क्वेश्चन है, विथ रेफरेंस टू रिवर्स वैक्सीनोलॉजी टेक्निक कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। तो रिवर्स वैक्सीनोलॉजी टेक्निक के बारे में कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? फर्स्ट है, इट यूज जेनेटिक इन्फॉर्मेशन फ्रॉम प्रोड्यूसिंग वैक्सीन्स। ठीक है, तो इसका जो उपयोग किया जाता है वो जेनेटिक इन्फॉर्मेशन के द्वारा वैक्सीनेशन के लिए प्रयोग किया जाता है। सेकेंड है, इट हैज़ बीन यूज्ड फॉर द फर्स्ट टाइम इन एन अटेम्प्ट टू ट्रीट कोविड-19। इसका पहला बार प्रयोग किया गया था कोविड-19 के ट्रीटमेंट में। एंड थर्ड है, इट रिक्वायर्ड कल्चरिंग ऑफ पैथोजन्स एंड टाइम कंज्यूमिंग्स। ठीक है, तो ये इसके लिए पैथोजन्स की कल्चरिंग करना आवश्यक है और ये टाइम कंज्यूमिंग है। कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? योर ऑप्शंस आर ए 1 only, बी 1 and 2 only, सी 2 and 3 only एंड डी 1, 2 and 3। अब फ्रेंड्स आप यहाँ पर देखिए कि ये थोड़ा विवादास्पद होता है। जब भी ऐसे स्टेटमेंट आए तो इसको आप थोड़ा गौर से देखिएगा
कि इसका यूज बहुत पहले से किया जा रहा है, तकरीबन 10-15 साल से किया जा रहा है। ऐसा नहीं है कि इसको पहली बार खोज किया गया है कोविड-19 के समय में। और अगर एक टाइम कंज्यूमिंग होता तो इसका उपयोग ही क्यों किया जाता, तो ये भी इम्पोर्टेंट बात है। तो ये टाइम कम लेता है, इसलिए सेकंड और थर्ड स्टेटमेंट गलत है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है, यानी सिर्फ ओनली वन स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है। फिफ्थ क्वेश्चन है, विथ रेफरेंस टू द कैस्पियन सी कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। कैस्पियन सी के बारे में कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? फर्स्ट इट इज वर्ल्ड लार्जेस्ट इनलैंड वाटर बॉडी ऑफ वाटर। ये जो है भारत पूरी दुनिया की सबसे बड़ी इनलैंड वाटर बॉडी है। सेकंड है, इट इज सराउंडेड बाय रसिया, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान एंड ईरान। यह जो है मतलब घिरा हुआ है रसिया के द्वारा, कजाकिस्तान के द्वारा, उज्बेकिस्तान और ईरान के द्वारा। कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? योर ऑप्शंस आर ए 1 ओनली, बी 2 ओनली, सी 1 and 2 एंड डी नीदर वर नॉट। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, ये उज्बेकिस्तान के द्वारा नहीं घिरा हुआ है। ठीक है, तो इसको आप याद रखिएगा। यहाँ पर देख लेते हैं मैप में एक बार, ये वाला पार्ट है, आप देख सकते हैं यहाँ पर ये कैस्पियन सी है, एक तरफ कजाकिस्तान है, ऊपर रसिया है, फिर उसके बाद में यहाँ पर तुर्कमेनिस्तान है, ईरान है, फिर यहाँ पे अजरबैजान है। तो लेकिन ये उज्बेकिस्तान के द्वारा नहीं घिरा हुआ, उज्बेकिस्तान का बॉर्डर यहीं पे खत्म हो जाता है। ठीक है, तो आई होप यू गॉट क्लियरिटी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज आर करेक्टली मैच। कौन सा पेयर जो है वो करेक्टली मैच है? तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, एक तरफ सैटेलाइट दिया गया है जो न्यूज़ में है, और दूसरी तरफ कंट्री का नाम दिया हुआ है। तो नूर सैटेलाइट यूएई, खिलाफत सेट, खलीफा सेट ईरान एंड आमोस 17 इजराइल। कौन सा करेक्ट है? योर ऑप्शंस आर ए 1 3 ओनली, बी 1 and 2 ओनली, सी 2 and 3 ओनली एंड डी 1 2 and 3। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए थर्ड ओनली। जो आमोस 7 है वो इजराइल के द्वारा लॉन्च किया गया है, जबकि जो नूर है वो ईरान के द्वारा लॉन्च किया गया है। ठीक है, नूर सैटेलाइट ईरान के द्वारा लॉन्च किया गया है और ये ईरान का पहला मिलिट्री सैटेलाइट है। जबकि खलीफा सेट अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट है जो जापान के द्वारा लॉन्च किया गया है, खलीफा सेट, और ये जो है स्पेसएक्स फाल्कन 9 रॉकेट द्वारा इसको लॉन्च किया गया है। ठीक है, सेवेंथ क्वेश्चन है, जगाटियल मैंगोज रिसेंटली सीन इन न्यूज इज वाइडली ग्रोन इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट। तो अप्रैल के सीजन में ये मैंगो आ जाता है, लेकिन अप्रैल में अपने यहाँ क्या था, लॉकडाउन था, जिसके कारण ये मैंगो तो प्रोड्यूस हुआ है, लेकिन इसके डिस्ट्रीब्यूशन और व्यापार पर इसमें बाधाएं पहुंची है लॉकडाउन के कारण, तो इसीलिए ये चर्चा में है। तो कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है, किस स्टेट का ये आम है? योर ऑप्शंस आर ए तेलंगाना, बी केरला, सी सिक्किम एंड डी वेस्ट बंगाल। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए तेलंगाना। ठीक है, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं ये मैंगो है। ठीक है, तो यहीं आप याद रखिएगा कि तेलंगाना, इसकी 2 वेराइटीज़ हैं इस जगाटियल मैंगोज की, एक है बेनिसन एंड दूसरा है बंगनपल्ली। ये दोनों वेराइटी जो है तेलंगाना के जगाटियल डिस्ट्रिक्ट में ग्रो किया जाता है। ठीक है, 8th क्वेश्चन है, विथ रेफरेंस टू शुगर केन प्राइस कंसिडर दी फॉलोइंग स्टेटमेंट। तो गन्ना के प्राइस के बारे में कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? फर्स्ट है, अ कॉन्स्टिट्यूशन बेंच ऑफ द सुप्रीम कोर्ट हेल्ड रिसेंटली दैट बोथ द सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट हैव द पावर टू फिक्स द प्राइस ऑफ शुगर केन अंडर द कंकरेंट लिस्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। जो कॉन्स्टिट्यूशन बेंच है सुप्रीम कोर्ट का, तो उसने अभी हाल फिलहाल में एक निर्णय दिया है जिसमें कहा है कि स्टेट और जो सेंटर दोनों के पास गन्ने की प्राइस को फिक्स करने की, एमएसपी को फिक्स करने की पावर है, क्योंकि गन्ना जो है वो कंकरेंट लिस्ट में आता है, समवर्ती सूची का विषय है। लेकिन दूसरा बात सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा कि मिनिमम प्राइस अगर एक बार सेंटर ने फिक्स कर दिया है तो स्टेट जो है उस पर निर्णय नहीं ले सकता है, स्टेट सिर्फ एडवाइस प्राइस को ही लागू कर सकता है। ठीक है, कौन सा स्टेटमेंट इसके रिगार्डिंग करेक्ट है? योर ऑप्शंस आर ए 1 ओनली, बी 2 ओनली, सी बोथ 1 and 2 एंड डी नीदर 1 नॉट। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी बोथ 1 and 2, दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है। तो बेंच ने क्या कहा है? बेंच ने कहा है कि एक बार अगर सेंटर एमएसपी को फिक्स कर देता है तो इस पर राज्य जो है डिसीजन नहीं लेगा, और कंकरेंट लिस्ट में ऐसा कहा भी गया है कि सेंटर का जो नियम है वो मान्य होगा। ठीक है, लेकिन राज्य जो है वो एडवाइस प्राइस को बता सकता है। एडवाइस प्राइस क्या होता है? एक रिम्यूनेटिव प्राइस होता है। जैसे मान लीजिए कि गन्ना का जो प्राइस है वो 300 रुपये प्रति क्विंटल एमएसपी सरकार ने फिक्स किया, केंद्र सरकार ने, लेकिन उत्तर प्रदेश की सरकार को लगता है कि ये कम है, तो उत्तर प्रदेश की सरकार रिकमेंड करेगी 350, लेकिन ये इसको लागू नहीं कर सकती है, बल्कि ये सिर्फ एडवाइस प्राइस है जो सिर्फ वो अपने किसान को दे सकती है, न कि लोगों और अदर स्टेट जैसे तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, इन सब के किसानों को बाध्य नहीं कर सकती है यहाँ की सरकार को कि वो 300 रुपये प्रति क्विंटल के हिसाब से, 350 रुपये प्रति क्विंटल के हिसाब से एमएसपी को फिक्स करे। ठीक है, तो आई होप यू गॉट क्लियरिटी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। विथ रेफरेंस टू द इंटरनेशनल डे ऑफ मल्टीलिटरलिज्म
एंड डिप्लोमेसी फॉर पीस कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। तो मल्टीलिटरलिज्म एंड डिप्लोमेसी फॉर पीस के बारे में कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? फर्स्ट है इट इज़ सेलिब्रेटेड ऑन 24 अप्रैल एवरी ईयर, यह जो है 24 अप्रैल को हर साल मनाया जाता है। सेकेंड है इट एम्स टू डिजिमिनेट द एडवांटेज ऑफ मल्टीलिटरलिज्म एंड डिप्लोमेसी फॉर पीस थ्रू एजुकेशनल एंड पब्लिक अवेयरनेस रेजिंग एक्टिविटी। तो यह जो है मल्टीलिटरलिज्म डिप्लोमेसी डे जो है वो हर साल 24 अप्रैल को मनाया जाता है। इसका जो उद्देश्य है वो मल्टीलिटरलिज्म एंड डिप्लोमेसी फॉर पीस, शांति के लिए बहुसंस्कृतिवाद और राजनीति को बढ़ावा देना, एजुकेशन और पब्लिक अवेयरनेस को जैसी गतिविधियों को एक्टिवेट करना, उसमें पार्टिसिपेट करना, उसके अगेंस्ट उसके लिए अवेयरनेस जागृत करना, जागृति उत्पन्न करना, ये इसका काम है। कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? योर ऑप्शंस आर ए 1 only, B 2 only, C both 1 and 2 and D neither 1 nor 2। राइट आंसर ऑप्शन नंबर C both 1 and 2 दोनों स्टेटमेंट सही हैं। तो एक बार मैं आपको फिर से बोल देता हूँ कि जो बहुसंस्कृतिवाद और राजनीति शांति के लिए ये जो दिवस है ये मनाया जाता है 24 अप्रैल को। इसका जो उद्देश्य है, इसका उद्देश्य ये है कि लोगों में अवेयरनेस को फैलाना है ताकि वो पब्लिक अवेयरनेस गतिविधियों में भाग ले सके, एजुकेशनल गतिविधियों में भाग ले सके और दुनिया में शांति स्थापित करने, डिप्लोमेसी स्थापित करने और बहुसंस्कृतिवाद को बढ़ावा देने में पार्टिसिपेट कर सकें। ठीक है। 10th क्वेश्चन है कासोल ब्रिज रिसेंटली सीन इन न्यूज इज ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर। तो कासोल ब्रिज हाल फिलहाल में चर्चा में था, तो 21 रिवर पर है। योर ऑप्शंस आर ए रावी, बी सतलज, सी चेनाब एंड डी ब्यास। तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर ए रावी रिवर। ठीक है, ये रावी रिवर के ऊपर स्थित है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं ये है BRO ने यानी बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन जो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंतर्गत काम करता है। इसने 484 मीटर लंबा एक परमानेंट ब्रिज को बनाया है जो कासोल इनक्लेव जो पंजाब में है उसको जोड़ेगा रेस्ट कंट्री से। अब हुआ क्या कि जैसे मान लीजिए कि ये वाला ये इंडिया है, ठीक है। अब इंडिया है तो यहाँ पर क्या है, ये पूरा का पूरा जम्मू कश्मीर है, इधर जो है यहाँ पे पंजाब है, इस साइड में यहाँ पे पंजाब का बॉर्डर लगता है। अब पंजाब के बॉर्डर में ये रेस्ट ऑफ पाकिस्तान है, ये बीच में रिवर है और इसके ऊपर भारत का 384 किलोमीटर या 300 किलोमीटर के आसपास का लैंड पड़ता है। अब इस रीजन को जोड़ने के लिए पहले इस पर क्या था कि उल्टे नाव के आकार का, जैसे मान लीजिए कि नाव ऐसे होते हैं, ऐसे होते हैं नाव, तो इसको उलट करके इसको पर पुल बनाया गया था लोगों द्वारा इधर से उधर ट्रांसपोर्टेशन के लिए। अब सरकार ने इस पर परमानेंट पुल बना दिया है, तो इसलिए ये चर्चा में था। ठीक है, आई होप यू गॉट क्लियरिटी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 11th क्वेश्चन है विथ रेफरेंस टू द नैनो ब्लिट्ज 3D कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। तो नैनो ब्लिट्ज 3D के बारे में कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? फर्स्ट है साइंटिस्ट फ्रॉम इंटरनेशनल एडवांस रिसर्च सेंटर फॉर पावर मेटलरी एंड न्यू मटेरियल an autonomous institute under the Department of Science and Technology had developed nano bridge 3D। ठीक है, तो जो साइंटिस्ट नेशनल एडवांस रिसर्च सेंटर ऑफ पावर मेटलरी एंड न्यू मटेरियल के जो साइंटिस्ट है उन्होंने एक नैनो ब्रिज 3D का आविष्कार किया है या इसको डेवलप किया है, विकसित किया है। यह जो डिपार्टमेंट है ARIC वो डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंतर्गत काम करता है। ठीक है। सेकेंड स्टेटमेंट है नैनो ब्लिच 3D इज एन एडवांस टूल फॉर मैपिंग नैनो मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल लाइक मल्टी फेज एलॉय कंपोजिशन एंड मल्टी लेयर्ड कोटिंग। तो कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है इसके रिगार्डिंग? योर ऑप्शंस आर ए 1 only, B 2 only, C both 1 and 2 and D neither 1 nor 2। राइट आंसर ऑप्शन नंबर C both 1 and 2 दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है। 12 है विथ रेफरेंस टू द रिजर्वेशन फॉर ट्राइबल टीचर कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। ट्राइबल टीचर के बारे में कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? फर्स्ट है ए कॉन्स्टिट्यूशन बेंच ऑफ द सुप्रीम कोर्ट हेल्ड इट अनकॉन्स्टिट्यूशनल टू प्रोवाइड 100% रिजर्वेशन फॉर ट्राइबल टीचर इन स्कूल लोकेटेड इन शेड्यूल्ड एरिया अक्रॉस द कंट्री। जो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच ऑफ सुप्रीम कोर्ट था उसने कहा कि अगर कंट्री के किसी भी पार्ट में शेड्यूल्ड एरिया है और वहाँ पर कोई स्कूल इस्टेब्लिश किया जा रहा है तो ऐसा नहीं कि ट्राइबल टीचर के लिए 100% सीट रिजर्व कर दिया जाएगा। ठीक है, ये अनफेयर है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। सेकेंड स्टेटमेंट है इन इंदिरा स्वामी केस जजमेंट द रिजर्वेशन इज कैप्ड एट 50%। इंदिरा साहनी केस में जो रिजर्वेशन का कैप्ड है वो 50% तक स्थिर कर दिया गया था। ठीक है, कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? योर ऑप्शंस आर ए 1 only, B 2 only, C both 1 and 2 and D neither 1 nor 2। राइट आंसर ऑप्शन नंबर C both 1 and 2 दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है।
इसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन एंड ये लास्ट क्वेश्चन है, विथ रेफरेंस टू द एंथ्रियम कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। तो एंथ्रियम के बारे में कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? फर्स्ट है एंथ्रियम इज अ वास्ट ग्रुप ऑफ ब्यूटीफुल ब्लूमिंग प्लांट अवेलेबल इन अ वाइड रेंज ऑफ कलर्स। तो एंथ्रियम जो है वो बहुत खूबसूरत पौधों का और जो अच्छी महक वाले पौधे होते हैं जो डिफरेंट डिफरेंट कलर के होते हैं उनका एक ग्रुप है। सेकेंड है ड्यू टू इम्पोर्टेंस ऑफ रिमूविंग टॉक्सिक सब्सटेंस फ्रॉम द एयर नासा हैज प्लेस्ड इन लिस्ट ऑफ एयर प्योरीफायर प्लांट्स। ठीक है, तो नासा ने अभी कुछ प्योरीफायर के रूप में जो अभी वायुमंडल में बहुत सारे टॉक्सिक एजेंट्स हैं तो उनको ख़त्म करने के लिए कुछ एयर प्लांट्स का नाम सुझाया है। तो उसी के रिगार्डिंग ये आर्टिकल क्वेश्चन है। तो आपको बताना है कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। योर ऑप्शंस आर A 1 only, B 2 only, C both 1 and 2 एंड इन वन नॉट 2। राइट आंसर ऑप्शन नंबर C both 1 and 2, दोनों स्टेटमेंट करेक्ट हैं। फ्रेंड्स ये था आज का लास्ट क्वेश्चन। आई होप यू गॉट क्लियरिटी रिगार्डिंग ऑल दिस आर्टिकल एंड यू लाइक दिस वीडियो। प्लीज डू लाइक, comment, share and subscribe the channel. Keep us loving, keep us motivating. Thanks for watching and thanks for discussion. Thank you. Bye. Have a nice day.